वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप। आज की मूवी को देखने से पहले आपको झांकना होगा मिस्टर हिंदी रॉकर्स के फ्लैशबैक में। डरो मत, हम कोई अपनी हिस्ट्री नहीं बताने वाले। दरअसल कुछ समय पहले हमने चैनल पर गॉडफादर मूवी को एक्सप्लेन किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं गॉडफादर 2। अगर आपने गॉडफादर नहीं देखी है तो पहले हमारे उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 उस मूवी का कंटिन्यूएशन है। दुनिया के खतरनाक डॉन्स का बाप, दुनिया का सबसे फेमस डॉन यानी गॉडफादर जब मरा तो उसका बेटा गॉडफादर बना और अपने पिता का साम्राज्य संभालने लगा। यहीं पर गॉडफादर मूवी की एंड हुई थी, लेकिन गॉडफादर 2 में हम देखेंगे कि विटो कॉर्लियोन गॉडफादर कैसे बना और उसके बाद उसका बेटा माइकल जो गॉडफादर बना था उसके रास्ते में कैसे प्रॉब्लम्स आए और उसने उन प्रॉब्लम्स का कैसे सामना किया। इस वीडियो में हम न सिर्फ गॉडफादर 2 को एक्सप्लेन करेंगे बल्कि इस मूवी की मेकिंग और उसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मूवी की शुरुआत 1901 में इटली में होती है। एक छोटा लड़का अपने पिता के फ्यूनरल में होता है। इसके पिता ने एक बड़े डॉन के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से उस खतरनाक डॉन ने इसके पिता को मार डाला। इस लड़के का बड़ा भाई गुस्से में उस डॉन को खत्म करने गया, लेकिन डॉन को ये बात पता चल गई और फ्यूनरल के बीच ही डॉन के आदमी इस लड़के के भाई को भी खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ ये लड़का और इसकी माँ जिंदा बचते हैं। बड़े बेटे की लाश को सीने से लगाकर उसकी माँ बहुत रोती है, लेकिन वो अपने छोटे बेटे की जान बचाना चाहती है। इसलिए वो डॉन के पास जाकर विनती करती है कि आपने मेरे पति और मेरे बड़े बेटे को मार डाला, लेकिन मेरे छोटे बेटे को बख्श दीजिए। हम दोनों शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जीने के लिए। पर डॉन नहीं मानता और कहता है कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो इसके अंदर बदले की आग जलेगी और ये बड़ा होकर मुझे खत्म कर देगा, इसलिए इसे तो मैं जरूर मार डालूंगा। तभी लड़के की माँ डॉन के गले पे चाकू दबाती है और अपने बेटे को कहीं भाग जाने को कहती है। वो भी भागता है। इतने में डॉन किसी तरह उसके चंगुल से छूट जाता है और उसके आदमी उस औरत को गोली मार देते हैं। फिर उसके आदमी उस छोटे लड़के के पीछे भागते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। तो वे घर घर जाकर वार्न करते हैं कि अगर किसी ने उस लड़के को पनाह दी तो हम तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देंगे। सभी डरे हुए होते हैं, लेकिन एक आदमी उस लड़के की मदद करता है और उसे एक बोरी में छुपाकर गधे पर लाद कर शहर से बाहर भेज देता है। वो लड़का किसी तरह अमेरिका जाने वाले एक शिप में चढ़ता है। अमेरिका में उसकी तरह और भी कई रिफ्यूजीज होते हैं। एक ऑफिसर सभी को चेक कर रहा होता है और लड़के से उसका नाम पूछता है, पर वो जवाब नहीं देता। तभी एक कार्ड पर उसका नाम विटो लिखा होता है, पर उसमें कोई सरनेम नहीं होता। ऑफिसर उसका नाम विटो कॉलरेन रख देता है, क्योंकि वो कॉलरेन नाम की एक जगह से आया था। इस तरह अपने पिता, भाई और माँ को खोकर ये छोटा लड़का एक ऐसे देश में आ गया जहाँ वो किसी को नहीं जानता। तब शायद ये लड़का जिसका नाम विटो है वो नहीं जानता था कि एक दिन वो दुनिया पर राज करेगा और एक पावरफुल डॉन बन जाएगा और कहलाएगा गॉडफादर। प्रेजेंट में यानी 1958 में दिखाते हैं कि पहले गॉडफादर यानी विटो का बेटा माइकल अब वो गॉडफादर है। वो बड़े लेवल पर कई बिजनेसेस चलाता है और अपने परिवार का भी बहुत ही ख्याल रखता है। उसके घर पर एक शानदार फंक्शन के दौरान बड़े बड़े लोग आए होते हैं। उस प्रदेश का सेनेटर माइकल की बड़ी तारीफ करता है, लेकिन बाद में वो अकेले में माइकल से कहता है, मुझे पता है तुम्हारा बाप कई लीगल बिजनेसेस चलाता था और तुम भी वही कर रहे हो। लॉस वेगस में एक क्लब भी चलाते हो, है ना। तुम चाहे लीगल बिजनेस करो या इलीगल, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे हर बिजनेस में अगर मुझे शेयर नहीं मिला तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और पॉपुलर होने के लिए मैं स्टेज पर चढ़कर कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे इन्फ्लुएंस के बिना तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं चलेगा, समझे। कल चुपचाप मेरा शेयर मुझे दे देना, बस। इस तरह वो कुछ ज्यादा ही रौब दिखा कर जाता है। माइकल को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे किसी का हुक्म मानने की आदत नहीं। वो कहता है, सुनो मिस्टर सेनेटर, कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अपना जवाब दे देता हूँ। तुम्हें मेरे बिजनेस में शेयर चाहिए है ना, तो सुन लो, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सेनेटर मुंह बंद करके चला जाता है। फिर जॉनी नाम का एक आदमी माइकल से मिलने आता है। ये एक यहूदी गैंग का मेन आदमी है और उस गैंग के लीडर का नाम है रोथ। इनकी मीटिंग में माइकल का लॉयर टॉम भी होता है, पर माइकल टॉम को बाहर भेज देता है। दरअसल माइकल गैम्बलिंग बिजनेस करना चाहता है और इसलिए रॉथ ने अपने आदमी को उसकी मदद के लिए भेजा है। असल में माइकल और रॉथ काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर माइकल की बहन कोनी उससे मिलने आती है। उसके पहले हस्बैंड को माइकल ने खत्म कर दिया था, क्योंकि वो कोनी को बहुत मारता भी था। उसके बाद कोनी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उससे भी डाइवोर्स करके एक और आदमी के साथ रहती है। अब ये सब कुछ माइकल को अच्छा नहीं लगता और वो कोनी को एडवाइस देने लगता है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खराब कर देगा। पर वो चिल्लाती है कि एडवाइस देना बंद करो, तुम मेरे बाप नहीं हो, समझे। फिर माइकल अपने अंकल से मिलता है, जो कहते हैं कि तुम्हारे पिता रॉथ से दूर ही रहते थे, लेकिन तुम हो कि उससे दोस्ती करके बैठे हो और साथ ही बिजनेस भी कर रहे हो। मुझे तो वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। लेकिन माइकल उनकी किसी भी बात को नहीं मानता। घर में फंक्शन चल रहा है, लेकिन माइकल के पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
क्योंकि एक के बाद एक करके कोई ना कोई उससे मिलने आ ही रहा होता है। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि माइकल के पिता यानी विटो की भी ऐसी ही हालत थी। अपनी बेटी की शादी में भी वो अपने बिजनेस पार्टनर, पॉलिटिशियन, इन सभी से मिलता रहा। फंक्शन के बाद माइकल अपने कमरे में आता है तो उसकी वाइफ पूछती है, ये खिड़की किसने खोली, हमेशा तो बंद रहती है। माइकल भी जाकर देखता है तो अगले ही सेकंड बाहर से उस पर गोली चलती है। फिर माइकल नीचे छुप जाता है और अपनी वाइफ को भी बचा लेता है। वो तुरंत अपने आदमियों से कहता है कि जिसने भी ये किया मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। सभी हर जगह उसे ढूंढते हैं लेकिन शूटर बच जाता है। माइकल परेशान होकर टॉम से बात करता है, देखो टॉम, तुम मेरे पिता के लिए काम करते थे और अब मेरे लिए काम करते हो। तुम मेरे भाई जैसे हो, पर मैं अक्सर तुम्हें मीटिंग्स में आने नहीं देता था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ो, लेकिन अब लगता है पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज मुझ पर हमला हुआ है। मैं और मेरी वाइफ बाल बाल बचे हैं। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन सकता है। मुझे लगता है कि मेरे करीब का ही कोई मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं एक जगह जा रहा हूँ। मेरी फैमिली का तुम्हें ख्याल रखना है और उन्हें सुरक्षित रखना तुम्हारा काम है। अपना बिजनेस भी मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। टॉम भी मान जाता है। वहाँ माइकल के आदमियों को 2 लाशें मिलती है। शायद इन्हीं लोगों ने माइकल को शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें किसने मारा ये फिलहाल तो पता नहीं चलता। माइकल फिर अपने बेटे से विदा लेकर किसी और जगह चला जाता है और माइकल का पूरा बिजनेस एम्पायर टॉम संभालेगा। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 1917 में विटो यानी माइकल का पिता अपनी पत्नी और पहले बेटे सनी के साथ न्यूयॉर्क सिटी में बस गया। वो बहुत ही अच्छा आदमी है और कोई बुरा काम नहीं करता। वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है और एक शांत जिंदगी जी रहा है। एक दिन उसका पड़ोसी उसे खिड़की खोलने को कहता है और एक भारी बैग उसके पास फेंकता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना, जब मैं मांगूंगा तब दे देना। विटो बैग खोलता है तो उसमें गन्स होती हैं। इसी बीच उस एरिया का खतरनाक डॉन हर दुकान से हफ्ता वसूल कर रहा होता है। उसे कोई मना करे तो वो उसकी जान ले लेता है। फिर वो ग्रोसरी स्टोर के ओनर से कहता है कि तुम मेरे एक आदमी को काम पे रख लो, अपने सारे वर्कर्स को निकाल लो। बेचारा ओनर डर के मारे उसकी बात को टाल नहीं पाता। वो विटो से विनती करता है कि मुझे तुम जैसा मेहनती आदमी नहीं मिल सकता, पर क्या करूं, इस जल्लाद की बात माननी ही पड़ेगी। विटो उसकी सिचुएशन को समझ जाता है और चुपचाप नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी विटो का वही पड़ोसी जिसने गन्स का बैग दिया था वो विटो की मदद करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के लिए एक अच्छा सा कारपेट दिलवाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे विटो उसके पीछे चला जाता है। वो आदमी एक घर का ताला तोड़कर वहाँ का कारपेट चुराता है और विटो उसका साथ भी देता है। और यही था विटो का पहला इलीगल काम। अब विटो का रवैया ही बदल जाता है और अब उसे चोरी करना बहुत अच्छा लगता है। दोनों मिलकर ऐसी कई चोरियां करते हैं। विटो की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। इसी बीच उसके 2 बेटे होते हैं, फ्रेडो और माइकल, और एक बेटी होती है जिसका नाम वे कोनी रखते हैं। एक दिन उस एरिया का डॉन विटो की गाड़ी में चढ़ता है और कहता है कि इस एरिया के सारे लोग मुझे हफ्ता देते हैं, सिर्फ तुम नहीं देते। मुझे पता है तुम चोरियां करते हो, लेकिन बिजनेस चाहे लीगल हो या इलीगल, हफ्ता मुझे मिल जाना चाहिए। विटो कहता है ठीक है, कल दे दूंगा। उसी रात विटो अपने दोस्तों से पूछता है कि मेहनत हम करते हैं, डॉन को पैसा क्यों दे। पर उसके दोस्त समझाते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, पैसे नहीं दिए तो सारे उसके लोग हमें मार डालेंगे, पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती। उसके दोस्त अपने हिस्से के पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन विटो कहता है इतने पैसे मत दो, थोड़े दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन वो कुछ पैसे लेकर डॉन के पास जाता है तो वो कहता है कि अब बाकी पैसे तुम्हारा बाप देगा। विटो एकदम शांत होकर खड़ा रहता है। हम कोई धंधा तो नहीं करते, छोटी मोटी चोरियां करते हैं, हमें उतने पैसे भी नहीं मिलते, इस बार एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, अगली बार और पैसे देने की कोशिश करूंगा। डॉन भी मान जाता है कि अगली बार ज्यादा पैसे नहीं दिए तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर डॉन अपने घर जा रहा होता है, पर वो नहीं जानता कि विटो उससे पहले उसके घर पहुंच चुका है। वो बाहर का बल्ब ऑफ करके एक गन को टॉवल में लपेटकर बाहर छुप जाता है। जब डॉन आता है तो वो बल्ब को ठीक करके घर के अंदर एंटर करता है। तभी विटो पीछे से उस पर कर देता है शूट करने की आवाज ना आए इसलिए उसने गन पर टॉवल लपेटा था। फिर क्या था, विटो उस खतरनाक डॉन की कहानी का कर देता है दी एंड और आराम से बाहर आ जाता है। फिर वो घर जाकर अपने तीसरे बेटे माइकल को उठा लेता है, क्योंकि इतने दिन विटो एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन माइकल के पिता होने के बाद उसने एक खतरनाक डॉन का खात्मा कर दिया। इसलिए विटो माइकल को बहुत ही स्पेशल समझता था। अब जैसे तैसे बात फैल जाती है कि विटो ने ही डॉन को मारा है। अब सभी विटो से डरने लगते हैं। मार्केट से वो कुछ भी खरीदता है तो कोई उससे पैसे नहीं लेता। वो धीरे धीरे उस पुराने डॉन की जगह ले लेता है। कई लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं कि ये हमारी परेशानी दूर करेगा। एक दिन एक औरत उसके पास आती है क्योंकि उसके बेटे को डॉग बहुत ही पसंद है, लेकिन उसका मकान मालिक डॉग से सख्त नफरत करता है।
इसलिए वे छुप कर उसको पाल रहे होते हैं। लेकिन अब मकान मालिक को पता चल गया तो उसने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। वो औरत रोती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। माइकल फिर उनकी मदद करने के लिए उस मकान मालिक से मिलता है और बहुत ही शांति से कहता है उस फैमिली को घर से मत निकालो। ये कहकर वो उस आदमी को कुछ पैसे देता है, लेकिन वो आदमी पैसे भी ले लेता है और कहता है वो लोग मेरे घर में नहीं रह सकते। विटो चुपचाप चला जाता है, पर जब उस आदमी को पता चलता है कि विटो कौन है तब वो गिड़गिड़ाता हुआ खुद आकर पैसे दे जाता है और कहता है कि उन लोगों तो मैं मुफ्त में घर में रहने दूंगा, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए। इस तरह उस इलाके में विटो का कैरेक्टर बन जाता है डॉन। बुरे लोग उससे डरते हैं तो साधारण लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसे अपना गॉडफादर मानते हैं क्योंकि वो मुसीबत में उनकी मदद भी करता है। फिर विटो और उसके फ्रेंड्स मिलकर ऑलिव ऑयल का बिजनेस शुरू करते हैं। एक दिन वे अपना ऑलिव ऑयल लेकर इटली जाते हैं और एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। वो पूछता है तुम कौन हो। विटो कहता है मुझे भूल गए क्या, मैं वही हूँ जिसके बाप, माँ और भाई को तुमने कई साल पहले मार डाला। ये कहकर विटो उस बूढ़े डॉन के पेट में चाकू घुसाकर उसे कपड़े की तरह फाड़ देता है। कई साल पहले इस डॉन का जो डर था वो आज सच निकला कि ये लड़का जिंदा रहा तो बड़ा होकर मुझे खत्म करने जरूर आएगा। आज विटो ने वही करके दिखा दिया। प्रेजेंट में माइकल रॉथ से मिलने जाता है। रॉथ बहुत बूढ़ा है और अक्सर बीमार ही रहता है। वो पूछता है क्या उस आदमी का पता चला जिसने तुम्हारे घर पर शूट आउट करवाया था। माइकल कहता है मुझे अपने अंकल पर शक है, उन्हें मेरे और आपके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं था, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए बस। ये कहकर वो अपने अंकल से मिलने जाता है और पूछता है क्या आप जानते हैं मेरे घर पे उस दिन शूट आउट किसने करवाया था। अंकल कहते हैं जरूर उस रॉथ ने करवाया होगा। मुझे भी उसी पर शक है अंकल। तो बेटा उसे खत्म करने के बजाय उसके साथ बिजनेस क्यों कर रहे हो। अंकल रॉथ को खत्म करना मेरा बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हमारे बीच उसका कोई खबरी है जो मेरी हर बात की खबर उसे दे रहा है। मुझे बस उस गद्दार का पता लगाना है, इसलिए फिलहाल तो मैं रॉथ को कुछ नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी रॉथ के साथ बिजनेस करें ताकि उसे मुझ पर और ज्यादा विश्वास हो। अंकल उसकी बात मानकर रॉथ के आदमियों से मिलते हैं, पर वे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस आकर उन्हें बचा लेती है। दूसरी ओर सेनेटर, जिसने पहले सीन में माइकल के बिजनेस में शेयर मांगा था, वो एक औरत के कत्ल के केस में फंस जाता है। वो टॉम से मदद मांगता है। टॉम कहता है हम आपकी मदद करेंगे और इस केस से आपको छुड़ा लेंगे, लेकिन आज के बाद आप माइकल के बिजनेस में शेयर मांगकर उसे तंग नहीं करेंगे। सेनेटर तो भीगी बिल्ली की तरह सारी शर्त मान लेता है कि बस मुझे इस केस से बाहर निकालो। अब रॉथ माइकल पर विश्वास करने लगा है और दोनों मिलकर कई बिजनेस के लिए क्यूबा जाते हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट बिजनेसमैन की एक मीटिंग बुलाता है जिसमें कई डॉन्स भी शामिल होते हैं। मीटिंग के बाद माइकल होटल जा रहा होता है। उसी वक्त क्यूबा की सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा था और पुलिस और आर्मी विरोधियों को कंट्रोल कर रही थी। इसी बीच एक विरोधी ह्यूमन बॉम्ब बनकर वहाँ पर विस्फोट कर देता है। माइकल ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर एक होटल में सारे डॉन्स मिलकर डिस्कस करते हैं कि जब इस देश का प्रेसिडेंट हम डॉन्स को सपोर्ट कर रहा है तो हम सब तो यहाँ पर फिर आराम से रह सकेंगे। यहाँ हमें ना पुलिस पकड़ेगी और ना ही हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा। हम आराम से अपना बिजनेस यहाँ पर चला सकते हैं। लेकिन माइकल कहता है कि यहाँ जो विरोध हो रहा है उसमें सरकार बदलने वाली है, इसलिए दिन में सपना देखना बंद करो। लेकिन कोई भी माइकल की बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर माइकल अपने बड़े भाई फ्रेडो को बुलाता है जो कि एक मोटी रकम लेकर आता है। माइकल के कहने पर वो क्यूबा के प्रेसिडेंट से मिलता है और उसे खूब शराब पिलाकर मजे भी करवाता है। यहाँ रॉथ माइकल से पूछता है कि तुम्हारा भाई जो रकम लेकर आया है वो मुझे दे दो। माइकल हैरान है कि इसे कैसे पता कि फ्रेडो पैसे लेकर आया है। फिर वे क्यूबा में हो रहे न्यू ईयर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वहाँ रॉथ का राइट हैंड जॉनी भी होता है। माइकल अपने भाई फ्रेडो को जॉनी से मिलवाता है। ओह तो तुम हो जॉनी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये कहकर दोनों बैठ जाते हैं। अब माइकल अपने बड़े भाई फ्रेडो को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फ्रेडो नशे में किसी से बात कर रहा होता है और बताता है जॉनी को तो मैं पहले से जानता हूँ। अब माइकल को यकीन हो जाता है कि रॉथ को माइकल की सारी एक्टिविटीज की खबर देने वाला खबरी कोई और नहीं, उसका अपना बड़ा भाई फ्रेडो है। अब माइकल रॉथ को खत्म करने के लिए अपने आदमी को भेजता है। रॉथ हॉस्पिटल में पड़ा होता है। माइकल का आदमी उसको मार डालने वाला होता है कि इतने में रॉथ के आदमी उसे शूट कर देते हैं। यहाँ माइकल अपने भाई से पूछता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की भाई? रॉथ के साथ मिलकर तुम मुझे खत्म क्यों करना चाहते हो? अब फ्रेडो बहुत डर जाता है। इसी दौरान विरोधी पक्ष जीतने लगता है और अब यहाँ की सरकार डूबने जा रही है। मतलब प्रेसिडेंट के भरोसे जो डॉन्स यहाँ पर आए थे उन्हें जल्द से जल्द इस देश को छोड़कर जाना होगा, वरना विरोधी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस सिचुएशन में माइकल वहाँ से निकल जाता है। वो फ्रेडो को भी बुलाता है पर वो डर के मारे माइकल का साथ नहीं आता। अब माइकल वापस आता है तो टॉम बताता है कि माइकल की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसका अबॉर्शन हो गया। ये सुनकर माइकल बड़ा दुखी होता है। इसी बीच रॉथ ने माइकल को फंसाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था। उसने माइकल के पिता और माइकल के सारे इलीगल बिजनेस को कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था। एक कमेटी बैठती है लेकिन उनके पास माइकल के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं होता। फिर भी वे माइकल से लेफ्ट, राइट एंड सेंटर पे सवाल करते हैं।
माइकल साफ साफ और कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये महज इल्जाम है जिनका कोई सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने आर्मी में सर्विस की है, इस देश के लिए लड़ा भी हूँ, मुझे आर्मी के कई मेडल्स मिले हैं और आज तक मेरे नाम का एक भी पुलिस केस नहीं है। इस तरह माइकल एक लंबी लिस्ट बनाता है जिससे कमेटी को मानना पड़ता है कि माइकल पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। वे अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि एक हफ्ते के अंदर माइकल के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया तो ये केस डिसमिस हो जाएगा। पर माइकल के अंकल FBI को माइकल के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि माइकल ने जानबूझकर उन्हें रोथ के साथ बिजनेस करने के लिए भेजा और वहां उन लोगों ने अंकल को मारने की कोशिश की। अगर पुलिस नहीं आती तो अंकल मर गए थे उस दिन। अंकल को विश्वास हो गया है कि माइकल उन्हें मार डालना चाहता था, इसलिए वो माइकल से बदला लेना चाहते हैं। अगली सुनवाई के दिन अंकल कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां माइकल के पास अंकल का भाई खड़ा होता है। अंकल समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने माइकल के खिलाफ कुछ भी कहा तो उनका भाई मारा जाएगा। वो कमेटी से कहते हैं कि माइकल कोई इलीगल बिजनेस नहीं करता। फिर क्या था, कमेटी केस डिसमिस कर देती है और माइकल घर आ जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि मैं और मेरा बेटा अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, मैं अपने बेटे को बाहर लेकर जा रही हूँ और मैंने जानबूझकर अपना दूसरा बच्चा गिराया था। अगर वो लड़की होती तो मुझे फिक्र नहीं होती, लेकिन जैसा तुम चाहते थे वो लड़का निकला तो। और मैं जान चुकी हूँ कि इस परिवार में बेटे बड़े होकर क्या काम करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हारी तरह गॉडफादर बने। ये सुनकर तो माइकल गुस्से में उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। अगले सीन में माइकल फ्रेडो से मिलता है तो वो कहता है कि देख भाई, मुझे उन लोगों ने बताया कि अगर मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दूंगा तो वह तुम्हारे साथ और ज्यादा बिजनेस करेंगे और मुझे शेयर भी देंगे। मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हें खत्म करना चाहते हैं और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन पिताजी ने मुझे कभी इस लायक नहीं समझा और तुम्हें गॉडफादर ऐलान करके मर गए। मुझे उम्र भर तुम्हारे 2 तकिए का नौकर बनाने के लिए यहीं बैठा दिया, इसलिए पैसों के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। माइकल गुस्से में कहता है कि अब तुम्हें मेरी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता। ये कहकर माइकल चला जाता है। कुछ दिन के बाद माइकल की माँ मर जाती है और फ्रेडो घर आता है। वो टॉम से पूछता है कि माइकल कहाँ पर है, तो टॉम बताता है कि तुम आए हो इसलिए माइकल यहाँ नहीं है, जब तुम जाओगे तो वो आ जाएगा। ये सुनकर फ्रेडो बहुत दुखी होता है। माइकल की बहन कोनी आती है और कहती है भाई, तुमने मुझे कई बार एडवाइस दिया लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि तुम हमेशा मेरी और इस परिवार की भलाई के लिए ही सब कुछ करते हो, इसलिए अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तुम प्लीज फ्रेडो से बात कर लो भाई, वो बेचारा इनोसेंट है, थोड़े पैसे और थोड़ी इज्जत के लिए वो ऐसी गलती कर बैठा है। उसकी बात मानकर माइकल अपने बड़े भाई फ्रेडो को माफ कर देता है और दोनों गले मिलने लग जाते हैं। माइकल और टॉम मिलकर उन्हें डबल क्रॉस करने वाले रॉथ को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। रॉथ एयरपोर्ट से आ रहा होता है तो प्रेस के लोग उससे कुछ सवाल कर रहे होते हैं और तभी माइकल के आदमी बड़ी आसानी से रॉथ का खात्मा कर देते हैं। उसके बाद एक दिन जब फ्रेडो अकेला होता है तो माइकल का आदमी उसे भी मार डालता है, क्योंकि माइकल को अपने पिता से यह सीख मिली है कि दुश्मन को कभी कभी बख्श दो लेकिन गद्दार को कभी जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि वो एक न एक दिन तुम्हारे लिए खतरा जरूर बनेगा। अभी एक और आदमी का खात्मा करना है, वो है माइकल के अंकल, जिन्होंने माइकल के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी चाहिए, लेकिन माइकल को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि अंकल जानते हैं कि जो माइकल के खिलाफ खड़ा होगा उसका वो क्या हाल करता है, इसलिए वो खुद ब खुद अपने आप को काट कर मार डालते हैं। अब माइकल के लिए मैदान एकदम साफ है, मतलब अब उसके खिलाफ खड़े होने वाला कोई जिंदा नहीं बचा। वो अब चैन से बैठकर बचपन से अपने पिता के साथ बिताए हुए वो दिन याद करता है और इसी के साथ गॉडफादर पार्ट 2 मूवी यहीं पर खत्म होती है। रुको 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 दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? क्या माइकल इसके बाद हमेशा के लिए चैन से रह पाया? आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल पर आने वाले गॉडफादर 3 को मिस मत कीजिए। अब मूवी के कुछ मजेदार फैक्ट्स भी जान लीजिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1970 में रिलीज हुई इस मूवी का डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कपोला अपने इस मूवीज में कितना परफेक्शन चाहता था। दरअसल फ्लैशबैक सीन्स में जब जवान विटो यानी पहले गॉडफादर को दिखाया गया था, उसमें से कई सीन्स ऐसे थे जहां आदमियों ने जिप वाले पैंट्स पहन रखे थे। सीन्स शूट करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उस जमाने में यानी 1917 में जिप यूज नहीं किया जाता था। ये जानते ही पता है कोपोला ने क्या किया? उसने सारे मेल आर्टिस्ट को बटन वाले पैंट्स पहनाकर उन सीन्स को दोबारा शूट किया। इस कदर परफेक्शन, और वो भी उस टाइम पे। हेड्स ऑफ टू हिम। एंड यंग विटो का रोल किया था रॉबर्ट डिनारियो। इन्हीं तो दोस्तों आप हर कोई जानता होगा, जिसे गॉडफादर 1 यानी पहले गॉडफादर के एक्सेंट में बात करने और उसकी बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ी। और रॉस का कैरेक्टर एक बुजुर्ग ने निभाया था जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर आधारित था।
लेकिन शूटिंग के दौरान उस किरदार को निभाने वाला एक्टर बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से स्टोरी को थोड़ा चेंज करना पड़ा। डायरेक्टर ने उस कैरेक्टर को ज्यादातर आराम करते हुए या बेड पर लेटे हुए ही दिखाया। इस तरह कई सारे चेंजेस के बाद ये मूवी बनी और इसकी शूटिंग लगभग 9 महीने चली। और जब इसे टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया तो सब बहुत ही कंफ्यूज्ड हुए, क्योंकि मूवी लगातार पास्ट, प्रेजेंट और फ्लैशबैक में आगे पीछे जाती है। टेस्ट ऑडियंस ने ज्यादातर इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए। इसके बाद इस मूवी में कई चीजें एडिट की गई, जिससे ऑडियंस को क्लियरली पता चले कि कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा फ्लैशबैक। और सुना है कि रिलीज डेट से पहले तक मूवी की एडिटिंग चलती रही। इस मूवी को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सपोर्टिंग रोल एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और बेस्ट म्यूजिक करके टोटली 6 ऑस्कर मिले हैं। इतना ही नहीं, IMDb में इसकी रेटिंग 9 है और ये दुनिया की टॉप 10 मूवीज में तीसरे स्थान पर है। इस मूवी का बजट $13 मिलियन था और इसकी टोटल कलेक्शन थी $48 मिलियन। और एक और खास बात यह है कि इसके बाद दुनिया में जो भी गैंगस्टर मूवीज आई, उनमें से कम एक चीज तो इन गॉडफादर मूवी से इंस्पायर होकर ही बनी होगी। इसका दावा तो गॉडफादर की टीम कर ही सकती है। बाकी दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज जुबैदर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।